Hello kids! Welcome all of you to my प्यारा सा YouTube channel. How are you? I hope you all are very fine. So हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में एटॉमिक मास निकालना सीख लिया था और केमिकल फॉर्मूलेस बनाना सीख लिए थे. अब हम क्या सीखेंगे? चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी सीखेंगे. ठीक है, फटाफट से आओ बच्चों, इस चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को दी एंड करते हैं. और सुनो मेरी बात, जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को. ओके गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थ्योरी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. और एक और बात मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में थ्योरी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 6 पोस्टुलेट लिखो. ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, हर स्कूल में आता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. तो क्या हुआ था, एक बार एक इंसान था जिसका क्या नाम था, महर्षि कन्नड़. खुद को महर्षि कन्नड़ मत समझ लेना. एक इंसान जा रहा था और उसने क्या किया, एक मैटर को देखा. ठीक है, मैंने आपको बताया था इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो मैटर है. लैपटॉप, बेड, कपड़े, तुम खुद क्या हो, मैटर हो. तो सपोज ये हमारा मैटर है, कप इज अ मैटर. सो बेसिकली महर्षि कन्नड़ ने क्या देखा कि हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं. महर्षि कन्नड़ ने मैटर को पदार्थ बोला और वो जो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनता है, एटम को उसने परमाणु नाम दे दिया. क्या नाम दे दिया गाइस? परमाणु नाम दे दिया. तो बेसिकली आपकी एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम था डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने इसके नाम को, मतलब पार्टिकल्स के नाम को एटम कहा. तो ध्यान से मेरी बात सुनना. जब तुम्हारे महर्षि कन्नड़ आए, उनको जो मैटर था वो परमाणु दिखता था. ठीक है, मैटर क्या दिखता था, परमाणु या पदार्थ. ऑब्वियसली मैटर उनको पदार्थ दिखता था और उसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे वो परमाणु दिखते थे. लेकिन 2 साइंटिस्ट और आए, जैसे कि डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस. उन्होंने क्या कहा कि ये जो परमाणु है इसको हम एटम कहेंगे. ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, सो डोंट वरी अबाउट इट. अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, जब भी 2 चीजें जुड़ती है तो एक प्रोडक्ट बनता है. जब भी 2 चीजें केमिकली एक दूसरे से कंबाइन होगी तो एक प्रोडक्ट बनेगा. दिस इज नोन एज केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो केमिकल मीन्स केमिकल कंपाउंड कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे. तो इस पूरी प्रोसेस को हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहेंगे. ये किसने दिया था? लेवोसियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था. नाम याद कर लेना और कुछ नहीं कर सकते तुम लोग. नाउ अब इसकी डिफाइन क्या है मैम केमिकल कॉम्बिनेशन की? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंसेस. जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, इस लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. Whenever 2 substances react with each other, form a new compound. This is known as law of chemical combination. Is it clear? Now, इसके अंदर 2 लॉ आते हैं. एक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्या मैंने सही बोला? नहीं मैम, आपने गलत बोला, क्योंकि इसके अंदर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ते हैं. तो बच्चों, अपने सिलेबस में हम 2 चीजें पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, फटाफट से आओ इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मास. कभी भी कंजर्वेशन टर्म लिखी हो तो एक बात जान लेना, कंजर्वेशन टर्म का क्या मतलब होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, 2 सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, एक सब्सटेंस ये है, एक सब्सटेंस ये है. जब इसके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी तो ये दोनों सब्सटेंसेस जुड़ेंगे और प्रोडक्ट बनेगा. तो ये केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो तुम्हारे रिएक्टेंट का मास होगा और जो तुम्हारे प्रोडक्ट का मास होगा वो सेम रहेगा. सो मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल रहता है. रिएक्टेंट ये होते हैं जो लेफ्ट साइड पे होते हैं, प्रोडक्ट ये होता है जो राइट साइड पे बनता है. कंजर्वेशन ऑफ मास ने एक ही बात कही थी कि रिएक्टेंट के मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगी. मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा. सो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड. आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर. इज इट क्लियर? जो लेफ्ट साइड पे होते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, यहाँ पे भी यही लिखा है. लेफ्ट साइड पे जो होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहेंगे और जो राइट साइड पे बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं गाइस? प्रोडक्ट. तो बेसिकली ये हमारी लेफ्ट साइड पे है,
तो ये रिएक्टेंट है, ये राइट साइड पे बना तो ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा सेम रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास खत्म। ओके, समझ आ गया? कोई दिक्कत? अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मैम कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? भैया मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस दुनिया में जो भी कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट से मिल मिलकर बनते हैं। जो भी कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट से मिल मिलकर बनते हैं, और कंपाउंड के अंदर एलिमेंट के मास का रेशियो, कंपाउंड में एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स्ड रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो इन अ केमिकल रिएक्शन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब एलिमेंट प्रेजेंट हो गए और डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो गए मास के, इसको हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसकी ये डेफिनेशन है, इसको मैंने समझा दिया है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, बात खत्म। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 18 ग्राम ऑफ H2O के अंदर हमेशा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, 36 ग्राम ऑफ H2O के अंदर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा। बच्चों देखो, आपको एग्जाम्पल लिखने की नीड नहीं है सच, बस आप इसकी डेफिनेशन याद करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना भी होगा तो ये वाला लिखाना कि जब NH3 होता है और जो H2O होता है उसका किस तरह से हम फॉर्मूला बनाते हैं और उसका मास हमेशा सेम रहता है। अब हम बात करते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर बेस्ड 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है? बच्चों डेल्टन ने क्या कहा? डेल्टन एक तरह के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो भी एलिमेंट होगा, जो भी कंपाउंड होगा, जो भी मिक्सचर होगा, जो भी एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा या फिर मिक्सचर होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल मिलकर बनेगा, जिसको हम एटम कहेंगे। जिसको हम क्या कहेंगे गाइस? एटम कहेंगे। ठीक है, तो all the elements, all the compound and all the mixtures are made up of small particles known as atom। उन्होंने 6 बातें बता दी एटम के बारे में, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन ने 6 बातें बताई एटम के बारे में, दैट इज नोन एज डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो, उन्होंने कहा सारा का सारा मैटर, मतलब सारी चीजें किससे बनी होती है? टाइनी टाइनी पार्टिकल से बनी हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम। पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है मैम, हमारे पास जो भी चीज है, जो भी मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल मिलकर बना है, जिसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। अब अगर तुम इसके अंदर से एक एटम निकाल लो, जो तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि यू कैन नॉट सी इट बाय नेक्ड आइज। सो बेसिकली एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, एटम्स कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। एटम एटम है, तुम इसको तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो सेकंड पॉइंट यही लिखा है, एटम इनडिविजिबल है, तुम ना इसको क्रिएट कर पाओगे ना इसको डिस्ट्रॉय कर पाओगे केमिकल रिएक्शन में। यू कैन नॉट क्रिएट इट, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट। एटम जो होते हैं एलिमेंट के अंदर, वो हमेशा उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन का एटम अलग होगा, हाइड्रोजन का एटम अलग होगा। सो डिफरेंट एलिमेंट के मासेस अलग होते हैं, डिफरेंट एटम के मासेस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। एटम हमेशा एक रेशियो में कंबाइन करेगी। एटम्स ये नहीं कि 2 मिनट में कुछ भी कंबाइन हो जाएगा, एटम हमेशा एक रेशियो में कंबाइन करते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए, जिसको हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। अभी अभी ऊपर हम पढ़कर आए हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम हमेशा कांस्टेंट रहता है एक कंपाउंड के अंदर। एक कंपाउंड, इस कंपाउंड में कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम हो गए, ये नहीं कि इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो गए। इज इट क्लियर? एटम्स होता है क्या है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। एटम्स अभी अभी बताया था, किसी भी मैटर को बनाते हैं तो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर्स। ठीक है, नाउ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है एक एलिमेंट का। एलिमेंट क्या है मैम? ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन किससे मिलकर बना है? ओ एटम से मिलकर बना है। सो बेसिकली मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने एक ही चीज कही थी, दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम बहुत स्मॉल होते हैं, हम उसको देख नहीं पाते, हमको पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए उसको देखने के लिए। मैम एटम का साइज तो बता दो। 10⁻⁹, दैट इज नैनोमीटर इसका साइज है। ठीक है, हमने बहुत सारे सिंबल भी पढ़े थे। सो डेल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। डेल्टन सबसे पहला बंदा था जिसने सिंबल दिए थे एलिमेंट के। ऑक्सीजन का सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल, तो बेसिकली डेल्टन पहला बंदा था जिसने सिंबल दे दिए थे एलिमेंट्स के।
क्वेश्चन आता है किसने सिंबल दिए थे एलिमेंट्स के, आप लिख कर आओगे डाल्टन ने। नाउ बर्जीलियस ने क्या कहा कि जो सिंबल होते हैं एलिमेंट के, सिंबल ऑफ द एलिमेंट शुड बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर। उसने कहा जो तुम सिंबल बनाओगे किसी भी एलिमेंट का, वो 1 या 2 लेटर, जो स्टार्टिंग के 2 लेटर होते हैं उससे मिलकर बनेगा। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। क्यों मैम? क्योंकि बर्जीलियस ने कहा था कि एक एटम का सिंबल, एक एलिमेंट का सिंबल उसके नेम का पहला या दूसरा अल्फाबेट होगा। सो हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का O है, बेरियम का BA है। क्यों? क्योंकि मैम ये सब बर्जीलियस ने कह दिया था। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था। क्लियर है? आगे बढ़ू। नाउ द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम। क्वेश्चन आता है कॉपर कहां से लिया गया। कॉपर का क्या नाम था पहले? मैम कॉपर का नाम था सिप्रस। क्या नाम था बेटा? सिप्रस। तो हमने कॉपर किस नाम से निकाला है? मैम हमने कॉपर सिप्रस नाम से निकाला है। ठीक है। IUPAC क्या होती है? IUPAC ये एक तरह की इंडियन नहीं, बहुत सारे लोग ये गलती कराते हैं, इंडियन नहीं होता है, इंटरनेशनल होता है। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये पूरी की पूरी कंपनी, ये पूरी की पूरी यूनियन ने तुम्हारे सारे के सारे एलिमेंट्स को नाम दे दिया था। जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नाम दिया है, तुम्हारी GF को नाम दिया है, तो वैसे ही IUPAC ने सारे एलिमेंट्स को नाम दे दिया था, सारे एलिमेंट्स का नामकरण कर दिया था। ऑक्सीजन को तुम O से क्यों जानते हो? क्योंकि IUPAC ने इसको नाम दिया है। इज इट क्लियर? नाउ केमिकल सिंबल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट लेटर जो होता है सिंबल का वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है ना, और जो सेकेंड लेटर होता है हमारे सिंबल का वो हमेशा छोटा होता है, जिसको हम लोअर केस कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन पहला लेटर है तो बड़ा होगा, एल्यूमिनियम A बड़ा होगा, जिसके साथ L है वो छोटा होगा। तो बेसिकली ये सिंबल की रिप्रेजेंटेशन है जो हमें अच्छे से पता है, क्योंकि मैम आपने हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो में बता दिया था। नाउ Fe को हमने कहाँ से लिया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फेरम से लिया है, लेटिन नेम है। Fe का लेटिन नेम बताओ मैम? फेरम। Fe का लेटिन नेम बताओ मैम? फेरम। Fe होता क्या है मैम? आयरन होता है। ठीक है। सोडियम को हम क्या कहते हैं? Na। कहां से लेकर आई हूं मैं इसे? लेटिन नेम नेट्रियम से। Na को कहां से लेकर आई हूं मैं? नेट्रियम से। पोटेशियम को मैं K कहती हूँ। क्यों मैम? K क्यों कहा? पोटेशियम तो P होना चाहिए। नहीं बच्चों, पोटेशियम का लेटिन नेम क्या है? केलियम, तभी K से पोटेशियम होता है। ठीक है। तो सोडियम का नेम पूछा जाता है, Fe का लेटिन नेम पूछा जाता है, और पोटेशियम का लेटिन नेम पूछा जाता है। एटॉमिक मास क्या होता है मैम? किसी भी एटम का मास, उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से बताकर आई हूँ पार्ट 1 में कि एटॉमिक मास हमको कैसे निकालना है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज द आइडिया ऑफ एटॉमिक मास विच एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है। ये बकवास की चीज है, तुम्हें याद क्या करना है? ये करना है द मास ऑफ एटम। एक एटम का कितना मास है एक एलिमेंट के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। बहुत आसान है मैम, समझ आ गया हमें। ठीक है। नाउ हुआ क्या था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला है कि जो किलोग्राम होती है वो तुम्हारी किसकी यूनिट होती है? केजी। किसकी यूनिट है? जल्दी बताओ मैम। आलू की यूनिट है, प्याज की यूनिट है। हाँ जी बच्चों, अगर आपकी मम्मी आपको आलू प्याज लेने भेज रही है तो वो क्या बोलेगी? 1 किलो आलू ले आओ। तो वैसे ही जैसे आलू प्याज की यूनिट केजी होती है, तो एटॉमिक मास की यूनिट यू होती है। क्या होती है? यू होती है। अगर तुम्हें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखना है तो तुम क्या लिखोगे? 1U। ये सारे कुछ एटॉमिक मास है जो हम पढ़कर आए थे, मैं आपको बार बार नहीं पढ़ा रही, ये सब मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में पढ़ा कर आ चुकी हूँ। जाओ देखो और याद कर लो। एटम कैसे एग्जिस्ट करता है मैम? हम लोग तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कभी भी किसी के साथ भी जाके चिपक जाते हैं क्लास में, है ना? ऐसे ही हो ना तुम गाइस, तो मतलब तुम बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, तुम हर एक बंदे से जाके रिएक्ट कर लेते हो। लेकिन जो एटम होते हैं नोबल गैस के, किसके मैम? नोबल गैस के एटम रिएक्टिव नहीं होते, वो कभी किसी के साथ जाकर चिपक नहीं सकते। सो बेसिकली एटम्स वैसे तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गए और फ्री स्टेट में नहीं रहते, हमेशा किसी के साथ रहते, सिंगल नहीं रहते। लेकिन जो नोबल गैस के एटम होते हैं वो बिल्कुल अनरिएक्टिव होते हैं, वो हमेशा सिंगल रहना चाहते हैं, उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई साहब हम अकेले बहुत है, ठीक है, हम सिंगल बहुत है।
सो बेसिकली एटम ऑफ नोबल गैस आर अनरिएक्टिव, दे ऑलवेज रिमेन सिंगल। जैसे हीलियम, हीलियम के आगे कभी आपने 2 देखा है? नहीं देखा मैम, क्योंकि हीलियम तो एक नोबल गैस है, इसके एटम हमेशा सिंगल रहेंगे। नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, आरएन, ये सारे के सारे नोबल गैस है। इज इट क्लियर? दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, या अनरिएक्टिव होते, कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते और कभी भी फ्री स्टेट में रहेंगे या नहीं रहेंगे? मैम ऑब्वियसली रहते हैं, क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है। विच काइंड ऑफ एटम आर केमिकली अनरिएक्टिव, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लिखोगे मैम नोबल गैस के एटम अनरिएक्टिव है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। एटम्स जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। सो मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ एटम, 2 और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, तो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, जब ये एक दूसरे के जुड़ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बन चुका है। अब मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एक मैटर का छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो हमेशा इंडिपेंडेंटली रह पाएगा। जैसे वाटर, H2O, वाटर तो सबको पता है H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो अगर मैं C की बात करूं तो वो एटम है, लेकिन CO2 ये मॉलिक्यूल है। क्या C अकेला रह पा रहा है? नो मैम। क्या CO2 अकेला रह पा रहा है? यस मैम। कार्बन डाइऑक्साइड तो तुम्हें CO2 अकेला ही मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली मॉलिक्यूल्स अकेले रह पाते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट हो पाते हैं। H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है। H2O इज द मॉलिक्यूल। सो बेसिकली होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 एटम होते हैं। जैसे H2O2, एक होता है O3, एक होता है S8, मतलब सल्फर हमेशा S8 की फॉर्म में रहेगा, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में रहेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी क्या होती है? कि एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिसिटी बोलेंगे। इज इट क्लियर? अभी आ गए केमिकल फॉर्मूलाज। देखो बच्चों, ये सब आप पढ़कर आए थे, तो आप बस इसको याद कर लीजिए। आर्गन को एयर कहते हैं, हीलियम को He, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, फॉस्फोरस P4, सल्फर S8, ये हमेशा इस फॉर्म में हमको मिलेंगे और 8 इसकी एटोमिसिटी है। ठीक है। नाउ केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, इन सबके केमिकल फॉर्मूलास आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैं ये आपको पढ़ाकर आई थी। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने यही किया था बच्चों, जाओ देख कर आओ। ये देखो, ये तुमको एटॉमिक फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले बनाना सिखाया है, ये मैंने तुमको पार्ट 2 में अच्छे से सिखा दिया है। मॉलिक्यूलर मास क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास, ये भी मैंने तुमको बता दिया है पार्ट 1 में। ओके, नाउ फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयंस। जब भी आयंस का मास तुम कनेक्ट कर दो और एटम्स का मास तुम कनेक्ट कर दो, इसको हम क्या कहते हैं? 1 मिनट, इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, आयंस क्या होते हैं? वो एटम जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। एटम जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसको हम क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। ठीक है, ये सब आपने पार्ट 1 में पढ़ लिया था, इसलिए पार्ट 1 वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके देख कर आओ। ये रहे कंपाउंड, इनके नेम भी मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिए हैं, जाके देख कर आओ। थ्योरी यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो ही गई है। मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़े या ना पढ़े, जल्दी बताओ बच्चों। मोल कॉन्सेप्ट बहुत सारे स्कूल्स में कट हो चुका है। सो अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स पे लिख कर भेज देना, मैं मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो भी बना दूंगी। तब तक के लिए ओके बाय।